बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 2 फंक्शंस एंड ग्राफ्स को स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका एक एक क्वेश्चन बेटा आपको आसान मेथड से सॉल्व कराएंगे। अगर आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो लास्ट तक देखेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये आपको एक्सरसाइज अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, ताकि अगर कोई एमसीक्यू शॉर्ट आए तो आप उसको इजीली कर सके। तो बेटे सबसे पहले ना फंक्शन की डेफिनेशन देखिएगा। ये है आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ तक, लेकिन मैं ये वाले सारी वर्डिंग ना आपको आसान करके इस डायग्राम से समझा देता हूँ कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक कंप्यूटिंग मशीन है। अब मशीन क्या करती है, आप उसको इनपुट सिग्नल देते हैं, वो आपको आउटपुट देती है। तो फंक्शन एक कंप्यूटिंग मशीन है जिस पे आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे, मतलब इसको इनपुट देंगे। अब यहाँ पे इनपुट क्या है, एक्स इनपुट दी, ये उसको ऑपरेट करके फंक्शन करके आपको क्या देगी, एक सिंगल आउटपुट देगी। अब आउटपुट को हम कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स। एक्स हमारी क्या है, इनपुट, आउटपुट क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो देखें उसको फंक्शन करके उसने आपको मशीन ने एक आउटपुट दे दी जो कि क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो आउटपुट क्या है, बेसिकली इस इनपुट का इमेज है, ये कह सकते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखें इमेज ऑफ एफ, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, सही है ना। एफ के अंडर जो एक्स का इमेज है वो आपकी आउटपुट है, जिसको हम एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं। फिर इसी आउटपुट को हम एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखें सिंगल लेटर से, जिसको हम कहेंगे वाई। तो इसी एफ ऑफ एक्स को हमने वाई के इक्वल रख देना। तो ये आपकी क्या है बेटे, आउटपुट है, जिसको हम वाई का नाम दे रहे हैं। क्लियर है डेफिनेशन। अगली बात याद रखिएगा, इसमें जो हमारे पास ये एक्स है ना, एक्स वेरिएबल, ये बेटे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी का मोहताज नहीं है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। तो आउटपुट मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब वाई, ये जो वेरिएबल है ये आपका क्या है बेटे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये वाई वेरिएबल जो है ये इस एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि भाई एक्स की वैल्यू जो भी होगी उसके हिसाब से आपको ये वाई मिलेगा। लेकिन ये जो एक्स वेरिएबल है ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये किसी का मोहताज नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे देख लें, वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एफ, ठीक है। एंड द वेरिएबल वाई इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एफ, यानी कि एफ क्या है, फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन का जो वाई वेरिएबल होगा वो आपका डिपेंडेंट है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो कौन सा होगा बेटे, एक्स। क्लियर है। यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, या फिर आप ये कह लें एक्स स्क्वायर आ जाए। अब देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे इनपुट में है, सपोज करें 2। अब उस इनपुट के हिसाब से आउटपुट मिलेगी ना, तो 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा, तो वो आपकी 4 आउटपुट है, वो रिजल्ट है। तो इस इनपुट के हिसाब से आपको रिजल्ट मिला है ना, आउटपुट। तो आउटपुट क्या है, डिपेंड कर रही है, इनपुट क्या है, इंडिपेंडेंट। क्लियर है यहाँ तक। अब कोई भी आपको वो सेट दे सकता है, उसको देख के आप कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो उसके लिए ना यहाँ पे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, दो कंडीशंस हैं वो समझ लें, ताकि आपको पता हो कि फंक्शन के लिए क्या कुछ जरूरी है। छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ के आ रहे हैं, 9th 10th में, न्यू मैथ में तो है ये कंडीशंस 3 मेंशन की गई हैं, लेकिन आप 2 याद रख लें वही बहुत है। तीसरी जो है वो इसके अंदर लाई हो जाती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 2 बता रहा हूँ, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। सपोज करेंगे हमारे पास एक सेट है ए, उसके ये एलिमेंट है 1 2 3, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, C1 C2 C3 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सेट बी, ए बी सी डी उसके एलिमेंट है। इसको हम कहेंगे, जो पहला सेट ए है इसको हम कहेंगे डोमेन, और ये जो दूसरा होगा इसको कहेंगे को डोमेन। अब 9th में देखेंगे तो बुक में यहाँ पे रेंज भी लिखा हुआ है, इसको रेंज भी कहते हैं, लेकिन को डोमेन और रेंज में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अभी आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें कि ये क्या है, को डोमेन, और ये क्या है, डोमेन। अब फंक्शन के लिए 2 कंडीशंस बड़ी जरूरी है। पहली कंडीशन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर यूज्ड, कि जो डोमेन का सेट है ना, ये जो डोमेन है इसका हर एलिमेंट यूज हो रहा हो। यानी कि अब 1 जो है ये ए के साथ पेयर बना रहा है, इसी तरह 2 जो है वो बी के साथ, 3 जो है वो सी के साथ। अब देखें डोमेन का हर एलिमेंट यूज हो रहा है, कोई बाकी नहीं रह गया। तो ये पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगी फंक्शन के लिए। दूसरी कंडीशन, नो एलिमेंट ऑफ द डोमेन शुड बी रिपीटेड। इस टाइम देखो ये डोमेन के तमाम एलिमेंट यूज भी हो रहे हैं और कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा। देखो 1 ए के साथ आ रहा है, क्या 1 दोबारा बी के साथ आ रहा है, पेयर बना रहा है, नहीं। 2 बी के साथ आ रहा है, तो क्या 2 किसी और के साथ पेयर बना रहा है, नहीं। तो कोई भी डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो इस टाइम ये आपका क्या है, फंक्शन है।
सही है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए 1 ए के साथ आ रहा है, 1 दोबारा बी के साथ आ जाए, अब देखें ये अब आपका फंक्शन होगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही। तो ये दो मेन कंडीशंस हैं फंक्शन के लिए, ये नहीं भूलनी बेटे, क्लियर है। अब एक दो तीन छोटी सी और डेफिनेशंस हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो देख लें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज और, कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क है। अब देखें 1 ए के साथ है, 2 बी के साथ है, इसको भी कैंसिल कर दें एक लम्हे के लिए, ठीक है। 3 सी के साथ है। अब ये जो ए बी सी इस वाले सेट में, बी वाले में, ये जो ए बी सी है ये अब रेंज है। लेकिन अपना कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी, ये सारी कोडोमेन है। इसमें ए बी सी जो पेयर बना रहे हैं, ठीक है, वो आपकी रेंज है। तो रेंज बेसिकली कोडोमेन का सबसेट होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो रेंज होती है वो बेसिकली कोडोमेन का सबसेट होती है, वो उसी के अंदर आ जाती है। तो यही बात ना आपकी बुक यहां नोट में लिख रही है, इसको आप चाहें तो यहां पे मार्क कर लें, ताकि अगर एमसीक्यू आए तो फिर आपको याद और फिर आप कर ले। देखें, रेंज सेट इज ऑलवेज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो होती है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट है। तो मैंने यही तो कहा है, ए बी सी यूज हो रहे हैं ना, तो ये रेंज है। तो इसी के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे कोडोमेन में, और कोडोमेन ए बी सी डी है, तो फिर रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है। ये पॉइंट था, नोट कर ले, ठीक है जी। अब है जी हमारे पास दो तीन डेफिनेशन टाइप्स ऑफ फंक्शन में, यहां से शॉर्ट आ सकता है, तो इसलिए यहां पे ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहली है जी 1 to 1, जिसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसके लिए सिर्फ बस ये याद रखें, जैसे यहां पे देखें ये सेट ए है, ये बी है। अब इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें देखें 3 एलिमेंट हैं, कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 देखें ए के साथ पेयर बना रहा है, इसी तरह 2 बी के साथ आ रहा है। अब डोमेन में कोई एलिमेंट बाकी ना रह जाए और सिंगल सिंगल एलिमेंट पेयर में आ रहा हो, यानी कि 1 ए के साथ आ रहा है, देखें यहां पे इस तरह 2 बी के साथ आ रहा है, तो डोमेन का कोई एलिमेंट बाकी भी ना रह जाए और कोई रिपीट भी ना हो रहा हो। तो इस तरह से ये आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 to 1। देखें 1 to 1 ये फंक्शन कहलाएगा। हाँ, बेशक इस वाले में कोडोमेन में बेशक कोई एलिमेंट बच जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अब आपका क्या है, 1 to 1, जिसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन है, याद हो गया, यही बात यहां पे लिखी हुई है। अब आ जाए उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पे है ऑन टू फंक्शन, जिसको कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा आपके पास जो कोडोमेन वाला सेट है ना, उसमें कोई एलिमेंट बाकी ना रह जाए। देखें यहां पे, देखें ये कोडोमेन का आपको सॉरी ऑन टू फंक्शन का समझाने जा रहा हूं। ये हमारे पास सेट ए आ गया, 1 2 3 उसके एलिमेंट है, और यहां पे देखें बी के ए बी है। अब देखें डोमेन का हर एलिमेंट भी यूज हो ऑन टू फंक्शन के लिए, और उसके बाद जो हमारे पास रेंज है, इसको वैसे कोडोमेन कह रहे हैं, तो उसका भी हर एलिमेंट यूज हो, कोई बाकी ना रह जाए। इधर देखें बाकी रह गया था, लेकिन इधर बी में कोई बाकी ना रह जाए, पेयर में जरूर यूज हो रहा हो, इस्तेमाल हो रहा हो। अब 1 ए के साथ आ रहा है, फिर 2 ए के साथ पेयर बना रहा है, 1 ए के साथ भी बना रहा है और 2 ए के साथ भी बना रहा है। इसी तरह 3 जो है वो बी के साथ बना रहा है, तो इसके भी ऑल एलिमेंट यूज हो रहे हैं, इसके भी ऑल एलिमेंट यूज हो रहे हैं, इसमें कोई बाकी नहीं रह गया। तो अब ये आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन है, जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बस ये निशानी याद रख लें, या फिर एक छोटा सा नोट है, ये भी आप याद रख लें तो ज्यादा आसान है, कि जो कोडोमेन होगी ना वो रेंज के इक्वल हो। अगर कोडोमेन रेंज के ही इक्वल है तो फिर वो आपका ऑन टू फंक्शन होगा। तो अब देखें इसमें रेंज क्या है, ये पेयर बना रहे हैं ना, ए बी इसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब रेंज ए बी है। तो कोडोमेन क्या है, वो भी तो यही है ना, सारे यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर है इस केस में। तो ये आपका फिर क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो ये ऑन टू फंक्शन के लिए निशानी याद रख लें, कितना आसान था। लास्ट है जी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसके अंदर दोनों आ जाते हैं, 1 to 1 भी आ जाता है और ऑन टू फंक्शन भी आ जाता है, दोनों को सेटिस्फाई करना होता है। तो इसके लिए यहां पे देखें ये डायग्राम है, ये ए आ गया जिसके एलिमेंट क्या है 1 2 3, और ये बी है ए बी सी। अब देखें ए का कोई एलिमेंट रह तो नहीं गया, नहीं, सारे यूज हो रहे हैं, 1 भी यूज हो रहा है, 2 भी यूज हो रहा है, 3 भी यूज हो रहा है, ऊपर नीचे तरतीब हो सकती है, बस एक का एक के साथ पेयर बने, ठीक है। यही हमने 1 to 1 में पढ़ा है। तो इस तरह सारे यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन तो है। उसके बाद देखें ऑन टू के लिए बी का कोई एलिमेंट रह ना जाए, सही है, या कह ले कोडोमेन रेंज के बराबर हो। तो अब इसमें देखें 1 सी के साथ आ रहा है, 2 इसके साथ आ रहा है, इसके साथ आ रहा है, तो बी में कोई रह तो नहीं गया बाकी एलिमेंट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब फिर यहां पे जो कोडोमेन है, कोडोमेन वो बेटे बराबर है रेंज के, ठीक है ना, रेंज भी वही कोडोमेन भी वही।
तो फिर ये आपका ऑन टू फंक्शन भी है। तो इस तरह से ये आपने कह देना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर है यहां तक? ये आपने टाइप्स याद रख लेनी है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखें बेटे। कहता है गिवन दैट ए पार्ट दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके लिए आपने ए पार्ट के लिए एफ ऑफ माइनस 3 फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स माइनस 2, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये आपने 4 पार्ट्स ए पार्ट के लिए फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, इस तरह से बी पार्ट दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल की स्क्वायर रूट। तो इसके लिए भी आपने ये 4 पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, एक एक लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा। पहले ए पार्ट के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब देखें इसमें जहां एक्स है ना, उस x की जगह आप ये पहला पार्ट जो दिया गया -3 ये पुट कर देंगे, फिर इस तरह से 0 पुट कर देंगे, फिर ये x माइनस 2 पुट कर देंगे, फिर x स्क्वायर प्लस 3 पुट कर देंगे, तो आपके आंसर आते जाएंगे। तो ये देखें पहला पार्ट क्या है, f ऑफ -3। तो ये जो x है इसकी जगह हमने ऐसे समझे -3 लिख दिया, तो ये बन गया f ऑफ -3। तो फिर इसके आगे क्या है, x स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह क्या आ जाएगा, यही -3। तो बेटा ये देखें -3 यहाँ पे लिखा और ऊपर क्या है बेटे स्क्वायर, और ये -1 आ जाएगा। अब माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो -1, तो 9 - 1 इज इक्वल टू 8। यही बेटे आपका क्या है आंसर है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे देखें, एफ ऑफ 0, मतलब हमने यहाँ 0 पुट किया, यही चीज चाहिए ना सेकंड पार्ट में। तो इसका मतलब इस x की जगह 0 पुट कर दिया, तो बन गया एफ ऑफ 0। फिर आगे एक्स स्क्वायर -1 है, तो x की जगह क्या आएगा 0। तो ये देखें 0 का स्क्वायर -1, तो भाई 0 का स्क्वायर 0 ही होगा ना, तो 0 - 1 आंसर क्या आएगा बेटे -1। तो यही आपका आंसर है। देखें कितना आसान है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखें। अब इस x की जगह ऐसे समझे x - 2 लगा दिया हमने, तो ये बन गया f ऑफ x - 2, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो फिर x स्क्वायर -1 है, तो x की जगह क्या लिखेंगे बेटे, x की जगह लिखेंगे यही x - 2, तो ऊपर क्या है इसके स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लगा दें -1। ठीक है यहाँ तक। अब बेटे देखें a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये तो फार्मूला बन रहा है, तो ओपन करें, आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 है तो स्क्वायर 4 बन जाएगा, -2ab, तो 2a क्या है x, b क्या है 2, सही है, और ये -1 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर ये वाला स्टेप। अगले स्टेप में देखें, ये x स्क्वायर आ जाएगा, ये बेटे 2 टू द 4 हो जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा, उसको पहले लिख लें, और ये प्लस का 4 बाद में लिख लें, और ये माइनस का 1 आ गया। ठीक है यहां तक। अब देखें x स्क्वायर -4x, ये प्लस का 4 है, माइनस का 1 है, तो प्लस का 3 आ जाएगा। लो जी, यही आपका बेटे क्या है आंसर है। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 देखते हैं, ए पार्ट के लिए, यानी कि जो नंबर 4 पे दिया गया, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर -1, तो x की जगह यही चीज लिख दें, ऊपर x क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर ले लें, आगे क्या है -1। ठीक है, अब देखें इसको सारे को a कहें, ये b है, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर, फिर से ये फार्मूला आ रहा है प्लस का, पहले माइनस का था, तो इसको भी ओपन करें, a स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2a आ गया, और ये आ गया जी आपके पास b, और ये वाला -1 एज इट इज। ठीक है बेटा, ये स्टेप क्लियर है। आगे देखें, ये आपके पास पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की पावर 4 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगी 3 टू द 6 x का स्क्वायर, और ये -1। क्लियर ये स्टेप। अब देखें, ये x की पावर 4, ये प्लस 6x स्क्वायर, प्लस का 9 और माइनस का 1, तो प्लस का 8 बच गया, तो ये आ गया 8। यही बेटे आपके पास क्या है आंसर है इसका। लो जी, ये तो आपके पास ए पार्ट की जो हमें इक्वेशन या फंक्शन दिया गया था उसके लिए हमने चारों पार्ट फाइंड आउट कर लिए। अब हमारे पास क्या है बी, तो बी में देखें आपके पास इक्वेशन क्या है, उसमें आपने बारी बारी पार्ट नंबर 1 2 3 4 इस तरह से, जिस तरह से अभी सॉल्व किया करेंगे तो आपके पास आंसर आते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, ये हमारे पास है बी पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। तो इसमें पहले पार्ट नंबर 1 एफ ऑफ -3 चाहिए, सही है, तो यहाँ पे x की जगह पुटिंग कर दें, -3 आ जाएगा। अब प्लस माइनस 3 टू द 6 हो जाएगा, ये +3 एज इट इज, तो -6 + 3 माइनस का 3 बचेगा, ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट। अब यही आपके पास क्या है आंसर है। हाँ, अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाना चाहें, जैसे चैप्टर नंबर 1 में यूनिट 1 में हम पढ़ के आ रहे हैं कि ये जो हमारे पास -1 की स्क्वायर रूट होती है, ये अयोटा के इक्वल होती है,
तो यहाँ पे -1 की स्क्वायर रूट अलग कर लें, 3 की स्क्वायर रूट अलग कर लें, तो -1 की जो स्क्वायर रूट होगी वो अयोटा बन जाएगी, तो स्क्वायर रूट 3 के ऊपर रहेगी। तो ये देखें 3 के ऊपर स्क्वायर रूट बच गई है, अयोटा -1 की स्क्वायर रूट की जगह अयोटा आ गया। तो ये भी आंसर ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। यही बुक में आंसर दिया गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखें, एफ ऑफ 0। तो फिर ये इक्वेशन है, इसको मैं कह देता हूँ ऐसे समझें, इक्वेशन 2, इसको पीछे वाली को कह देते हैं 1 या a, इसको कह लें b। तो b में वही x की जगह पुटिंग कर दें, तो x की जगह 0 आ जाएगा, 0 को 2 से 0 प्लस 3, 3 प्लस 0 आंसर 3 आएगी, तो स्क्वायर रूट 3 यही आपका क्या है, आंसर है। कितने आसान है, ठीक है। उसके बाद आगे चलें जी, पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स माइनस 2। तो फिर जहाँ पे x था वहाँ पे x माइनस 2 लिख दें। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x बन जाएगा, फिर प्लस माइनस -2 टू द 4 आ जाएगा, और ये प्लस का 3 एज इट इज। अब बेटे यहाँ पे देखें 2x एज इट इज, -4 प्लस 3 -1 बचेगा, तो यही आपका क्या है, आंसर है। बस लास्ट पार्ट नंबर 4 वाला, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पे आपके पास x था वहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3 लिख दें अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर, फिर 2 को 3 से 6 आ जाएगा, और ये 3 एज इट इज, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। तो यही आपका बेटे आंसर है। इसको मैंने फिर से नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। अब जी क्वेश्चन नंबर 2, याद रहे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है। देखिए फाइंड एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई एच, यही चीज हमने फाइंड आउट करनी है। एंड सिंप्लीफाई वेयर, अब उसके पार्ट आगे दे दिए। तो पहला पार्ट देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7, ये हमें दिया गया, कहता है ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये चीज नहीं भूलनी, ये आपसे समझे आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए हमें एफ ऑफ ए भी चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच भी चाहिए। जब ये दो मिल जाएंगे तो यहाँ पे आके पुटिंग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले बेटे फिर यहाँ से ना एफ ऑफ ए निकालते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट है, इसमें जहाँ एक्स है वहाँ ए पुट कर दें, तो जहाँ एक्स है वहाँ ए पुट कर दें, यहाँ पे भी एक्स है ए पुट कर दें, सही है। तो ये हमारा एफ ऑफ ए तो गया आ। उसके बाद हमें चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच, तो जहाँ एक्स था वहाँ ए प्लस एच पुट कर दें। तो यहाँ पे x है तो a प्लस एच पुट कर दिया, और यहाँ x है तो a प्लस एच पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 को a से तो 4a बन गया, 4 को h के साथ तो 4h प्लस 7 एज इट इज। तो ये हमारे पास f ऑफ a प्लस एच भी आ गया, f ऑफ a भी आ गया। अब आप यही चीज दोबारा लें कि f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाय एच, यही चीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ f ऑफ a प्लस एच है वहां पे उसकी वैल्यू लिख दें ये वाली, ठीक है। और फिर माइनस, ये माइनस आ गया, फिर ब्रैकेट लगानी है बेटे। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, डायरेक्ट माइनस देते हैं, अगली वैल्यू पॉजिटिव ही रहने देते हैं, वो गलत हो जाता है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते। आपने ये माइनस फार्मूले वाला यूज करने के बाद पहले ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। फिर उसके बाद एफ ऑफ एफ ये आ चुका है 4a प्लस 7, वो लिख दें, डिवाइडेड बाय ये h एज इट इज। क्लियर, पुटिंग कर दी। अब बेटे 4a फिर 4h फिर प्लस 7, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4a, फिर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय h। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा बेटे, 4a प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 7 है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा 4h ओवर h, तो h से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आंसर बचा आपके पास 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी पार्ट नंबर 1 का। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट है, उसमें सिर्फ देख लें कि फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। तो फिर वही तरीका कि पहले एफ ऑफ ए चाहिए, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए। तो जहां एक्स नजर आ रहा है वहां पहले ए लिखेंगे तो एफ ऑफ ए मिल जाएगा, फिर यहाँ एक्स की जगह ए प्लस एच लिख दे तो आपको एफ ऑफ ए प्लस एच मिल जाएगा। दोनों मिल गए, फार्मूला लगा लें जी, मतलब जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है। तो हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह फार्मूला लिख दें जो हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया, माइनस एफ ऑफ ए, माइनस एफ ऑफ ए क्या है, साइन ऑफ ए, तो ये साइन ऑफ ए आ गया डिवाइड बाई एच, ठीक है। अब जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट याद रख ले, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है। ये बन गया फार्मूला, साइन इस सारे को कह लें अल्फा और इसको कह लें एक लम्हे के लिए बीटा। अल्फा बीटा बोलना आसान है, ठीक है। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये फार्मूला बन गया, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है। अब ये फार्मूला बन गया। तो इस फार्मूले को ना ओपन करने का तरीका है, वो फार्मूला याद रख लें, वही यहाँ पे अप्लाई करें, उसके बाद देखें आपका आंसर आ जाएगा। बस ये फार्मूला नहीं भूलना बेटे, ये है फार्मूला, देखें रिमेंबर, याद रखिएगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। इस तरह से साइन के आगे कोई चीज फिर माइनस साइन के आगे कुछ आ जाए तो उसको आप अल्फा बीटा बोल सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला याद रख लें, इसको कैसे लिखेंगे, 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2।
रट्टा मार ले, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा आ जाए तो आप लिखेंगे 2 कॉस इनटू अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। याद हो गया? अब यही आप अप्लाई कर दें इसके ऊपर। देखिए हमारे पीछे क्या थी इक्वेशन, साइन इंटू ए प्लस एच माइनस साइन ए डिवाइड बाई एच, यही था ना। अब इस पे आप यही फार्मूला बेटे अप्लाई कर दें इसी तरह का। ये है साइन अल्फा, ये है माइनस साइन बीटा, तो इसके ऊपर आपने यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए जी, ये आ गया 2 कॉस 2 कॉस, आगे हमारा अल्फा क्या है ये, तो ए प्लस एच आ गया, आगे प्लस ये प्लस आ गया, बीटा बीटा हमारा ये ए है तो ये ए आ गया, डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया। क्लियर यहां तक? आगे है साइन, ये साइन आ गया, आगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा ये है बीटा ये है, तो अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय ये वाला 2 आ गया। फार्मूला लग गया, नीचे ये जो एच ठहरा है वो अपनी जगह पे आ गया। क्लियर है यहां तक? अब बेटे आगे देखें, ये हमारे पास a प्लस ए 2a हो जाएगा, ये 2a आ गया, ये a से कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा h ओवर 2, ठीक है, और नीचे वाला h एज इट इज। लो जी आपका आंसर है, बस यहीं तक इसको छोड़ दें, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, यही बुक में आंसर है। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ। देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि अभी हमने यहाँ पे साइन एक्स यूज किया है। आप कॉज खुद यूज करें और आंसर निकालें, क्योंकि कॉज आ सकता है ना, हो सकता है वो थोड़ा सा आपको हल्का सा घबराने के लिए या कह लें कि तब्दील करने के लिए, टेंशन देने के लिए आपको वो साइन की जगह कॉज दे दे, तो आपको कॉज का भी फार्मूला याद करना है। तो इसी तरह से आप कॉज के लिए खुद कीजिएगा, ये आपकी असाइनमेंट है। अब आ जाए पार्ट नंबर 3 में देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसमें भी वही तरीका, पहले एफ ऑफ ए चाहिए तो जहाँ एक्स नजर आ रहा है वहाँ ए पुट कर दें, फिर आपको एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए तो जहाँ एक्स नजर आ रहा है वहाँ पे आप ए प्लस एच पुट कर दें। अब यहाँ पे क्यूब का फार्मूला बन गया, ए प्लस एच होल की क्यूब आ गया, ए प्लस बी होल की क्यूब जैसे था। और यहाँ पे देखें स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो इसको ओपन करेंगे लेकिन पहले पुटिंग कर लेते हैं। ये है जी हमारे जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, इधर पुटिंग करें, एफ ऑफ ए प्लस एच ये लिख दिया मैंने, जो आया हमारे पास ये सारी चीज़ यहाँ तक लिख दी, ये माइनस आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ एफ ये चीज़ है, तो ये मैंने लिख दी, क्लियर, डिवाइड बाई एच आ गया। अब बेटे यहाँ पे ज़रा फार्मूला ओपन कर लेंगे तो ज़रा आसान हो जाएगी चीज़ें सारी, ठीक है ना। तो ये देखें, a प्लस एच होल की क्यूब है, तो क्यूब का फार्मूला a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, लग गया यहाँ तक फार्मूला, ये ओपन हो गया यहाँ तक। आगे देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक ये ओपन हो गया। आगे ये जो -1 है ना, इसको मैंने एंड पे लिख दिया, ये -1 लिख दिया, ठीक है। अब ये वाली चीज, ये माइनस ए की क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए क्यूब आ गया, फिर ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये भी माइनस का बन गया, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 1 आ गया। अब ये 1 इस 1 से हो जाएगा कैंसल। इसी तरह ये ए की क्यूब माइनस में है, ये शुरू वाली प्लस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर देखें, ये माइनस ए स्क्वायर है, ये प्लस का ए स्क्वायर है, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। बाकी देखें कुछ कैंसिल होता है तो कर दें, नहीं होता तो ना करें। देखें जी, ये हमारे पास एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर है, और यहाँ पे कहीं आ रहा है एच स्क्वायर, नहीं आ रहा, चले। तो बाकी क्या बच गया जी, एच की क्यूब ये आ गया, उसके बाद 3a स्क्वायर एच ये आ गया, प्लस 3a एच स्क्वायर ये आ गया, एच स्क्वायर बचा ये आ गया, 2ah ये आ गया। थोड़ा सा एहतियात से करेंगे ताकि कहीं गलती ना हो जाए ना, सही है। और डिवाइड बाय एच आ गया सेम। अब यहाँ ऊपर ना सारों में देखें एच है, तो एच को कॉमन ले लें, यहाँ एच कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा एच स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 3a स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 3ah, यहाँ से एक एच बाहर आ गया, एक एच बचेगा, और यहाँ से 2a बचेगा डिवाइड बाय एच। अब ये एच से कैंसिल कर दें, बाकी जो भी ये वाली चीज़ बची है ये आपका क्या है, आंसर है। लो जी ये भी हो गया। अब जी नंबर 4 वाला पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x। अब 10 का फार्मूला यूज होगा, ये थोड़ा सा एहतियात से करना है, ठीक है। पहले एफ ऑफ ए चाहिए तो एक्स की जगह ए पुट करें, यहाँ पे भी ए आ जाएगा, लो जी एफ ऑफ ए मिल गया। फिर यहाँ पे ए प्लस एच, यहाँ पे भी ए प्लस एच पुट करें तो ये आ गया जी एफ ऑफ ए प्लस एच। लो जी ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ना हमने, तो इधर पुटिंग कर दें, एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह 10a प्लस एच आ गया, माइनस ये वाला माइनस, एफ ऑफ ए की जगह 10a आ गया डिवाइड बाई एच। अब बेटे यहाँ पे ना फार्मूला होगा, tan इज इक्वल टू साइन ओवर कॉज होता है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, यही होता है ना। तो फिर ये देखें, ये tan थीटा ऐसे समझें इसको सारे को, तो साइन ओवर कॉज बन गया, ये माइनस,
आगे ये क्या है tan a, सही है, यानी कि tan थीटा समझ ले, तो इसको भी sin ओवर cos, तो sin ओवर cos बन गया। ये तो फार्मूला याद है ना, डिवाइडेड बाय ये वाला h आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ये आसान है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा बेटे, हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये ऊपर वाली चीज को फाइंड आउट करने लगा हूं, ये इस चीज को बस, तो ये देखें एलसीएम ले लें इधर। एलसीएम क्या आएगा, यही नीचे वाला cos a प्लस एच इंटू कॉज ए, तो मैंने cos a को पहले लिख लिया, इसको जरा आगे लिख दिया। ठीक है, cos a प्लस एच, यही एलसीएम आएगा। अब जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो ये ऊपर इस वाले के साथ आ जाएगा। देखें sin a प्लस एच, और ये वाली चीज ऊपर आ गई, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रही ना। ठीक, ये वाला माइनस माइनस, अब ये cos a है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा cos a प्लस एच, तो वो ऊपर आ जाएगा cos a प्लस एच, और ये sin a एज इट इज। क्लियर है यहां तक, एलसीएम तो लेना आता है ना। और ये सारे के नीचे जो डिवाइड हो रहा था h, वो ये h अपनी जगह पे है। अब बेटे इधर अगला स्टेप देखिएगा। अब ना यहां पे ये है जी हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फिर से फार्मूला है, यानी कि इसको मैं कह रहा हूं अल्फा, इसको कह रहा हूं बीटा। तो ये देखें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस फिर ये वाली चीज कॉस के साथ है, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसको क्लोज कर सकते हैं, कैसे क्लोज कर सकते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि इस सारी चीज को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा, ये सारी चीज क्लोज होगी। फिर से ओपन करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, वही बन जाएगा। तो फिर इस सारी चीज को हमने क्लोज कर देंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा, सारा फार्मूला क्लोज हो गया। ठीक, और नीचे देखें आपके पास ये वाली जो सारी चीज है बेटे, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। नहीं तो बच्चों वाला आप ये वाला तकसीम जरा बना के देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहरहाल ये नीचे आ जाएगा h, तो h cos a प्लस h। क्लियर है यहां तक बेटे, क्लियर है। अब ये a से कैंसिल हो गया, साइन h ओवर h cos a प्लस h बच जाएगा। ठीक है, अब यही आपका आंसर है, यहां तक आप छोड़ सकते हैं। तो इसी चीज को मैंने दोबारा यहां पे ऐसे लिख दिया कि भाई ये आपका फाइनल आंसर है। लो जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के भी तमाम पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके भी ABC 3 पार्ट्स होंगे, तो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। ए पार्ट में कह रहा है द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर p, यानी कि हमने बेसिकली एरिया ही फाइंड आउट करना है स्क्वायर का, लेकिन वो एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर यूज हो रहा हो, यानी कि उसके आंसर में कहीं ना कहीं p आ रहा हो, एक तरह से ये कह लें। बहुत ही आसान है। तो फिर ये देखें, सबसे पहले आप यहां पे लिखें, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एज वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया आप जानते हैं, स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर की होती हैं। ठीक है, ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर, किसी भी दो साइड को मल्टीप्लाई कर दें, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा स्क्वायर का। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। अब पैरामीटर का स्क्वायर अगर हमें चाहिए तो वो होता है 4x, क्योंकि उसकी चार साइडें चारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x बन जाएगा। अब इसका मतलब ये p हमारा क्या आ गया, 4x आ गया, तो इसको लिख लें अलग से, p इज इक्वल टू 4x। पैरामीटर क्या आ गई बेटे, 4x। यहां से x निकाल लें, x इज इक्वल टू p ओवर 4 बन जाएगा। अब यही x की वैल्यू एरिया वाले इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट कर दें बस। तो ये देखें, इक्वेशन 1 को दोबारा ले लेंगे, दिस वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, a आगे x स्क्वायर है, x की जगह उसकी वैल्यू लिख दें ये वाली p ओवर 4, तो p ओवर 4 x की जगह लिखा, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ गया। अब अलग अलग p का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब देखें एरिया आ गया है ना, और ये यूज हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर, तो ये p आ तो गया है इसके आंसर में। तो बेटे यही आपका फाइनल आंसर है। कितना आसान था। अब देखें बी पार्ट, ये भी बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा इसमें सरकमफेरेंस का जिक्र करेगा। तो कहता है सरकमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस आपने फाइंड आउट करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, उसमें एरिया यूज हो रहा हो क्योंकि वो एज अ फंक्शन यूज हो रहा है ऑफ इट्स एरिया, उसके एरिया का। तो फिर सबसे पहले सरकमफेरेंस आपको सर्कल का पता होना चाहिए। सर्कल का सरकमफेरेंस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब उसका एरिया, एरिया क्या होता है सर्कल का, πr स्क्वायर, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से हमें r चाहिए, r आएगा तो यहां पुट करेंगे तो वो आपका सरकमफेरेंस आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से r निकालने क्वेश्चन 2 से। बेटे r स्क्वायर अपनी जगह पे रहने थे, पाई a के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब r चाहिए तो स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, दोनों साइड पे क्या लेंगे बेटे, स्क्वायर रूट, तो यहां पे भी स्क्वायर रूट ले लें और यहां पे भी आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखें r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a ओवर पाई आ जाएगा।
आर का आपको आंसर मिल गया। अब इक्वेशन 1 को दोबारा लेके जहां आर दिखे वहां पे ये वैल्यू पुट कर दें। तो बेटे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को दोबारा ले रहे हैं, c इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 है, c इज इक्वल टू 2 पाई, ये 2 पाई, आगे r है, r की जगह उसकी वैल्यू लिख दें, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब बेटे देखिएगा गौर से, ये 2 पाई, ये 2 पाई लिखा, एरिया की स्क्वायर रूट को अलग कर दें और ये जो नीचे पाई की स्क्वायर रूट है उसको अलग कर दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, चाहे इसके नीचे डिवाइड करें चाहे इसके नीचे डिवाइड करें, बात तो एक ही है। तो मैंने जरा अलग अलग कर दी है आंसर को मैच करने के लिए। अब देखें c इज इक्वल टू, बेटे ये जो ऊपर वाला पाई है ना, इसको मैंने लिख दिया है स्क्वायर रूट पाई डॉट स्क्वायर रूट पाई। दोबारा देखें, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा पाई बन जाएगा। तो मतलब इस पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई की स्क्वायर रूट डॉट पाई की स्क्वायर रूट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपको पाई मिल जाएगा। तो फिर इस पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। बाकी नीचे वाली स्क्वायर रूट पाई भी एज इट इज, और ये ए के ऊपर स्क्वायर रूट है ये भी एज इट इज। अब ये एक पाई की स्क्वायर रूट नीचे वाली पाई स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 पाई की स्क्वायर रूट और यहाँ पे ए की स्क्वायर रूट। तो ए और पाई को इकट्ठा कर लें क्योंकि दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो ये देखें दोनों के ऊपर ए की स्क्वायर रूट ले लें और 2 स्क्वायर रूट से अलग हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखें सर्कमफ्रेंस आ गया, उसमें एरिया यूज हो रहा है, तो बेटे यही आपका फाइनल आंसर है। अब जी हमारे पास लास्ट नंबर सी वाला पार्ट, कहते हैं द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब, क्यूब का आपने सरफेस एरिया एस निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब वो फंक्शन है ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का, तो वी उसमें यूज हो रहा हो, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले वही एज वी नो दैट, सही है, एरिया क्या होगा क्यूब का एक्स स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होगा एक्स की क्यूब, ठीक है ना। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एक्स की क्यूब, 3 साइड्स आ जाती है ना, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स की क्यूब बन जाएगा। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब यहां से देखें, मुझे इस 3 को खत्म करने के लिए, क्योंकि एक्स निकालना है ना, एक्स ही तो मुझे चाहिए, वही वैल्यू मैं यहाँ पे जाके पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स निकालने के लिए इस 3 को खत्म करना पड़ेगा, तो खत्म करने के लिए इधर भी 1/3 पावर, इधर भी 1/3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम के 1/3 पावर इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स निकल आया। यही एक्स की वैल्यू आप जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो एरिया मिल गया बस क्यूब का। तो दिस वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये है जी इक्वेशन 1, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 1 ली, जहां एक्स दिख रहा है वहां पे ये वैल्यू पुट कर दें, तो v की 1/3 होल की पावर ये 2 आ जाएगा। अब ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 1 2, तो 2/3, तो एरिया इज इक्वल टू v की पावर 2/3, ये आपका आंसर आ गया। देखें ये v क्या है, वॉल्यूम। यही तो उसने कहा था कि सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो ये आपका बेटे आंसर है। लो जी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, ये भी बहुत आसान है, शॉर्ट यहां से पक्का आएगा, एमसीक्यू भी बन सकता है, ठीक है। इसको अगर अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा पिछले क्वेश्चंस की निस्बत। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो, यानी कि जी के फंक्शन हमें देगा हर पार्ट में, हमने वहां से डोमेन और रेंज को कैलकुलेट करना है। तवज्जो से बेटे जरा समझिएगा, अब थोड़ा सा मुश्किल खाता आ रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करने के लिए जो फंक्शन गिवन हो ना, वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। पहली बात क्या याद रखनी है कि उसको किसी तरीके से आपने अनडिफाइंड नहीं होने देना, और दूसरी बात उसके स्क्वायर रूट में माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए, स्क्वायर रूट में माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, और फंक्शन को अनडिफाइंड नहीं करने देना, बस इसके अलावा जो मर्जी हो जाए ठीक है। तो अब यहां पे देखें, ये तो बड़ी सिंपल इक्वेशन थी, एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, क्या फंक्शन आपका ये अनडिफाइन होगा? नहीं, जो मर्जी वैल्यू यहां पे पुट कर दे, कोई भी रियल नंबर यहां पे लेके आप पुट कर दे, तो कभी भी ये अनडिफाइन नहीं होगा, सही है ना। तो इसका मतलब यहां पे तो डोमेन सीधी सीधी आ जाएगी कि कोई नंबर भी ले सकते हैं इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, सही है। यानी कि उसके अलावा इतना तो आप नहीं ले सकते ना कि वाकई इन्फिनिटी ले लें, ऐसा तो नहीं हो सकता, सिर्फ रेंज सेट की जा रही है कि यहां से यहां तक के बीच में आप नंबर ले सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर भी आप यहां पे रियल नंबर पुट करेंगे तो आपका फंक्शन कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा, बल्कि आपको एक और आंसर में रियल नंबर ही मिलेगा। तो जो आप पुट करेंगे यहां पे वो आपकी डोमेन होगी, और जो आपको आंसर मिलेगा वो आपकी रेंज बन जाएगी, आउटपुट, ठीक है ना। तो देखिए डोमेन क्या आ गई कि यहां पे आप कोई भी नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव तक पुट कर सकते हैं, तो वो मैंने रेंज सेट कर दी माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी।
अब इसके बीच में कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा, कोई रियल नंबर आ जाएगा, आउटपुट मिल जाएगी। तो वो आपकी आउटपुट भी जो होगी वो भी रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगी, तो वो भी आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी। अब यहाँ पे ये जो हमने ब्रैकेट यूज की है ना, ये आपके पास बेटे ब्रैकेट कौन सी है? ओपन। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये यूज नहीं हो रहा, इसके अलावा, इससे आगे, सही है ना। तो यहां से यहां तक के बीच में कोई नंबर आप यहां पे पुट कर सकते हैं, ये नहीं करना, बस ये है ओपन ब्रैकेट का मतलब, ठीक है ना। तो ये जो छोटी ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, इसको आप ओपन ब्रैकेट कहेंगे। एक और इसका तरीका है ब्रैकेट ओपन का, वो ये है, ओपन इंटरवल को इस तरह से भी शो करते हैं, ये वाली ब्रैकेट यूज करके इस तरह उल्टी, और बीच में ये दोनों लिख दें ये वाले, और इस तरह से फिर इसको उलट बंद भी कर दें, ठीक है, एक तरह से। तो ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है। इसका मतलब होगा कि इसके अलावा, इसके अंदर अंदर ये नहीं यूज होंगे, इसके अंदर अंदर जो कुछ है वो आप नंबर यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई, तो वो आपको रियल नंबर में मिल रही है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लो जी, पहला पार्ट हो गया। अब आ जाए सेकंड पार्ट, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। अब देखें, स्क्वायर रूट में आपने माइनस में आंसर नहीं आने देना बस, और फंक्शन को अनडिफाइंड भी नहीं होने देना, ये दो बातें याद रखनी है। तो यहां पे कौन सा ऐसा एक्स की जगह मैं नंबर पुट करूं कि जिसकी वजह से आंसर आपका माइनस में आ जाए? सोचें जरा, सोचें, शाबाश। वो नहीं होने देना ना, उसके अलावा बाकी सारे आ जाएंगे। अगर मैं डियर स्टूडेंट्स यहां पे पुट कर दूं माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, देखे ना, ये मैंने पुट किया जी माइनस का 3 प्लस का 2 अंडर रूट। अब ये माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 के अंडर रूट, ये तो माइनस में आ रहा है, तो ये यूज़ नहीं करना। इस तरह माइनस 4 अगर मैं लेता हूँ तो 2 स्क्वायर रूट, तो माइनस के 2 स्क्वायर रूट, ये भी आंसर माइनस में आ रहा है, नहीं यूज़ करना। इसका मतलब ये नंबर मैं यूज़ नहीं कर सकता, इसकी वजह से मेरा आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव में। अब इसके अलावा, हाँ, अगर मैं -2 वाला नंबर यूज़ करूँ, यहां -2 यूज करूं, तो वो -2 इस +2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर मेरा 0 आएगा। 0 आ जाए कोई मसला नहीं है, 0 तो रियल नंबर में आएगा, तो वो ठीक है, माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। तो फिर हमारी डोमेन क्या होगी कि भाई -2 भी आ सकता है, लेकिन इसके अलावा आप पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं और वो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, सही है, इन्फिनिटी तक आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर में सिर्फ और सिर्फ -2, सिर्फ -2 ले सकते हैं, इसके अलावा नेगेटिव नंबर कोई भी यहां पे पुट नहीं करना। 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, वो तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, देखा नहीं है यहां पे अभी। तो इसका बात का मतलब डोमेन को कैसे लिखेंगे? डोमेन इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है, ये इस तरह से। इस ब्रैकेट का मतलब होगा क्लोज ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट है, सही है। अब क्लोज ब्रैकेट का मतलब होगा कि ये वाला यूज होगा, इसके अलावा, इसके अलावा, यानी कि ये इस्तेमाल होगा, इसके अलावा आगे कहानी और है, ये यूज होगा। तो -2 यहां पे यूज होगा, क्योंकि उससे तो आंसर 0 आ जाएगा रेंज में, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब अब यूज हो रहा है, इसीलिए यहां पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई है। ओपन ब्रैकेट होती तो इसका मतलब वो तो फिर ये यूज ही ना हो रहा होता, तो उसके अलावा बन जाता, लेकिन ये यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहां से फिर अब बाकी सारे पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे, नेगेटिव बाकी नंबर नहीं पुट कर सकते, तो वो फिर पॉजिटिव नंबर में आप लगा देंगे, यहां पे इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं। फिर आगे देखें, मैंने यहां पे लगा दिए ओपन ब्रैकेट, मतलब आपने इन्फिनिटी नहीं पुट कर देना, उससे पहले पहले जो मर्जी नंबर पुट करें कर सकते हैं, वो आपके पास एक रियल नंबर ही आएगा। क्लियर होगी बात? अब रेंज, तो यहां पे अगर -2 पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 हो जाएगा, आउटपुट तो आ गई, तो वो आ गई। उसके अलावा जो मर्जी पॉजिटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा, तो वो भी इसको देख के आप इन्फिनिटी रखते हैं। तो ये डोमेन आ गई, रेंज आ गई, कितना आसान है, ठीक बेटे। अब आ जाए थर्ड पार्ट, थोड़ा सा यहाँ पे तवज्जो देनी है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एक इक्वेशन ये में दी गई है 6x + 7, जिसमें वो कह रहा है, कंडीशन दे रहा है, x लेस देन आर इक्वल टू -2, x या तो -2 से लेस पुट करें या फिर उसके कम अज कम -2 के इक्वल, इससे ग्रेटर नहीं करना। अब -2 से ग्रेटर क्या होगा? -1, वो नहीं पुट करना, सही है ना। इसी तरह से यहां पे देखें 4 - 3x, x ग्रेटर देन -2, -2 से ग्रेटर x आप यहां पुट कर सकते हो। तो फिर यहां पे देखें -2 से ग्रेटर क्या होगा? -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से, ये सारे क्या है -2 से बड़े हैं। अगर -3 पुट करेंगे, वो तो माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी आंसर उतना छोटा आएगा, तो वो पुट नहीं कर सकते। कंडीशन का पता चल गया ना। अब देखें डोमेन निकालते हैं, तो डोमेन इज इक्वल टू, बेटे अब यहां पे देखें, ये तो भाई सीधी सीधी इक्वेशन है, हमारे बस दो कंडीशन देखनी है पहले, कि माइनस स्क्वायर रूट माइनस में ना हो उसका आंसर, और फंक्शन अनडिफाइंड ना हो।
तो यहाँ तो कोई डिनोमिनेटर में वैल्यू है नहीं, सीधी सीधी है, तो फिर जो मर्जी आप नंबर पुट कर दें, ठीक है ना। लेकिन याद रहे -2 से लेस पुट कर सकते हो या इक्वल पुट कर सकते हो। -2 से या तो लेस या फिर इक्वल। तो भाई फिर मैं यहां पे ना डायरेक्ट -2 पहले पुट कर लेता हूं, क्योंकि इक्वल का साइन भी तो आ रहा है ना, ये लाइन देखें इक्वल की आ रही है, तो -2 पुट कर सकता हूं। तो फिर यहां पे मैं लगा दूंगा क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होगा कि ये -2 आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इस्तेमाल होगा। फिर कहां तक जा सकते हैं? नेगेटिव तक, क्योंकि इससे लेस नंबर लेने हैं ना, तो -1, फिर इसी तरह से चलते जाए चलते जाए चलते जाए जहां तक मर्जी जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं यहां पे लगा दूंगा -∞। ठीक है बेटे। फिर आगे देखें, दूसरी क्वेश्चन दी गई तो फिर यूनियन लगाएंगे, तो ये आ गया यू। फिर आगे अब इसको पे गौर करेंगे। एक्स ग्रेटर होना चाहिए -2 से। एक्स क्या होना चाहिए बेटे? ग्रेटर होना चाहिए -2 से। तो फिर मैं -2 लिखूंगा, फिर इसके साथ ब्रैकेट लगाऊंगा ओपन। उस ओपन ब्रैकेट का मतलब होगा कि भाई ये -2 नहीं यूज होगा, इससे ग्रेटर यूज कर सकते हैं ना। ये देखें, कंडीशन पे गौर करें, -2 से ग्रेटर, तो -2 से आगे ही तो पुटिंग करनी है ना, यानी कि -2 और इन्फिनिटी के बीच में जो नंबर है वो ले सकते हैं। इस ओपन ब्रैकेट इसीलिए यूज की है। अगर क्लोज ब्रैकेट होती तो फिर उसका मतलब होता कि -2 हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां ओपन ब्रैकेट मैंने लगा दी है, इसका मतलब होगा कि ये -2 यूज नहीं हो रहा। इससे इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर आप यहां पे यूज कर सकते हैं। तो फिर ये आपकी डोमेन आ गई। क्लियर? अब रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकालने के लिए पुटिंग करके देखना पड़ेगा हमें। तो बेटे पहले हम यहां पुटिंग करते हैं, 6x + 7 लेस देन -2 या इक्वल टू -2। तो क्या नंबर यहां पे पुट करूं बेटे? सोचे, पहले 2 पुट कर ले, -2 पुट कर ले जी। देखें यहां पे -2, क्योंकि इक्वल की साइन की बात कर रहे हैं, तो यही -2 यहां पे पुट करें तो -12 आ जाएगा, 6 2 12, -12 प्लस का 7 -5 बचेगा। तो ये देखें, ये -5 आ गया। इसका मतलब ये यूज हो रहा है, तो इसीलिए यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद आप वही इसको देख के -∞ लगा दे भी, यहां तक आप जा सकते हैं। फिर आगे ये यूनियन, फिर अब यहां पे भी देखें, यहां पे आप जरा गौर कीजिएगा, x ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर नंबर यहां पे पुट करें, रियल नंबर। -2 से ग्रेटर तो वो क्या होता है? -1। तो यहां जब -2 से -1 ग्रेटर है ना बेटे, तो -1 जब यहां पे पुट करेंगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3, तो 3 को 4 में ऐड करेंगे 7 बन जाएगा। तो ये देखें 7 आ गया। तो इसके साथ क्लोज कर दें, यानी कि ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, मतलब ये 7 यूज हो रहा है। और फिर इस चीज को देख के आप कहां तक जा सकते हैं भाई? -∞ तक ग्रेटर करते जाएंगे ना नंबर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास रेंज सेट हो गई है, और ये आपके पास क्या होगी? डोमेन सेट हो गई है। लो जी, ये आपका आंसर था। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। गिवन f of x इज इक्वल टू दिस, इफ f of 2 इज इक्वल टू -3, यानी कि f of 2 इज इक्वल टू -3। इस फंक्शन में जहां x दिखे वहां आपने 2 पुट करना है, और फिर उस सारी चीज को आपने -3 के इक्वल रख देना है, ठीक है ना। फिर वहां से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बताते हैं किस चीज की। एंड f of -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस पूरे फंक्शन में जहां x दिखेगा वहां -1 पुट करेंगे, और फिर सारी उस चीज को 0 के इक्वल रखेंगे। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो फिर वहां से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितना आसान है, शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले देखें, वही फंक्शन लिखा जो हमें गिवन है, फिर उसके बाद पहले ये इफ f of 2 इज इक्वल टू -3, f of t क्या है बेटे? -3। ये कंडीशन मैंने पहले लिख दी जो कुछ गिवन था। अब देखें, जहां पे इस फंक्शन में आपको x दिखे वहां पे 2 पुट कर दो, फिर 2 पुट करते ही ये सारी चीज इसके इक्वल रख दें, क्योंकि f of 2 इसके बराबर है ना। तो फिर ये देखें, यहां x था, मैंने लिखा 2, ऊपर 3 पावर, फिर आगे देखें -ax है तो लिखा 2, फिर आगे b के साथ x है तो यहाँ 2, ये +1 इज इक्वल टू क्या है? f of x, x की जगह क्या आ गया? 2, तो f of 2 बन गया -3, तो वो मैंने -3 लिख दिया। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है ना? पहला स्टेप बड़ा ही आसान था। अब देखें, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4a आ जाएगा, 2 को b से 2b +1, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बन गया। अब थोड़ा सा इसको और आगे सिंप्लीफाई करें, ये माइनस का 4a, ये प्लस का 2b, ये 3 + 1 4, 4 + 8 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहां से देखें, -2 सब में है, कॉमन ले लें, 2 तो सब में ही है ना, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से -2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 2a,
यहाँ से बेटे आपके पास सिर्फ बचा माइनस का बी, क्योंकि हमने -2 बाहर लिया ना, तो ये प्लस है तो फिर साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो माइनस का बन गया। फिर यहाँ से देखें प्लस है तो साइन हमने ज़बरदस्ती माइनस बाहर लिया है तो यह माइनस का बन जाएगा, 2 बाहर आ गया तो 6 बचेगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर है। ये -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 0/समथिंग आंसर 0 ही रहेगा, खत्म हो गया से समझे। तो पीछे बच गया 2a - b - 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसको 6 को इधर ले आए तो 2a - b इज इक्वल टू 6, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि यहाँ से तो देखें ना मैं a निकाल सकता हूँ ना b कैलकुलेट कर सकता हूँ, दोनों मौजूद हैं, तो इसको का नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आ जाए f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, यही हमें कंडीशन थी ना, इफ, ये देखें एंड f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। अब जहाँ इस पूरे फंक्शन में x दिखे वहाँ -1 लगा दो और फिर उस सारी चीज़ को 0 के इक्वल रख दो। तो फिर यही काम मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। समझ आ रही ना बेटे, तवज्जो देंगे, गौर करेंगे, बातें अगर मेरी आप सुन रहे हैं तो फिर आपको समझ आएगी। और कुछ लोग कहते हैं जी सामने आके पढ़ाएं, बेटे अगर आप जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये सुन रहे हैं ना, तो इससे आपकी सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। कल को हल्का सा भी कोई बोलेगा ना, फौरन आपकी सेंस एक्टिव हो जाएगी और समझ आएंगे आप, अच्छा ये आवाज़ मुझे आई है, ये साउंड आया है, तो फिर आप उस चीज़ का आंसर भी इजीली दे सकते हैं। नहीं तो मैंने अक्सर बच्चे देखे हैं, अगर उनसे सिर्फ साउंड पे बात कीजिए ना तो वो भोले हो जाते हैं, उनके सामने जब तक ना हो, एक्सप्रेशन शो ना करो, तब तक उनको समझ नहीं आती। तो ये चीज़ें आपको बहुत आगे फ़ायदा देंगी, सुनने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि बंदा ना दिखे, सिर्फ आप सुन रहे हो और उससे चीज़ें समझ रहे हो। इसलिए कोशिश करें कि आप इसको गौर से सुने, मेरी बातें समझें। लो जी, f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, तो पूरी फंक्शन के अंदर जहाँ x था वहाँ -1 लिखा, यहाँ x था -1 लिखा, यहाँ x था -1 लिखा, +1 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब बेटे ये क्यूब माइनस को ख़त्म नहीं करेगा, ऑड में है तो -1 बचा, यहाँ से ये माइनस स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा तो माइनस का a बचेगा, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, b बन गया, ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटे ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा तो -a - b इज इक्वल टू 0 बन गया। यहाँ से मैं माइनस ज़बरदस्ती कॉमा ले लेता हूँ, अंदर बचेगा a + b इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें या कह लें कि उस माइनस को उधर ले जाएं तो एक ही बात खड़ी है, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर वाला माइनस लिखे ना लिखें 0 के साथ है, तो बहरहाल a + b क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँ, ऊपर नीचे रखूँ, तो फिर b से कैंसिल हो जाएगा, a मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यही काम मैं अगले स्टेप में करूंगा कि दोनों को ऊपर नीचे रख के एक तरह से कह लें ऐड कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि भी ऊपर नीचे रख के हम देखेंगे क्या कुछ कैंसिल होता है नहीं होता, तो एक ही बात है। तो ये देखें, पहली इक्वेशन ली 2a - b इज इक्वल टू 6, दूसरी ली a + b इज इक्वल टू 0। अब देखें, अगर मैं सिंपल ऐड करूं, कोई साइन चेंज ना करूं, तो ये प्लस का b है, ये माइनस का b है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखें, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 3a बन गया। यहाँ से 6 + 0 6 आ गया। अब बेटे यहाँ से a कैलकुलेट कर लें, 6/3 बन गया, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो 3 × 2 = 6, तो a इज इक्वल टू 2। लो जी, a मिल गया। अगर a आ चुका है तो किसी एक इक्वेशन में जाके a की वैल्यू पुट करें और b मिल जाएगा। तो मैं लेता हूँ इक्वेशन 2, छोटी है ना, तो नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स a + b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a है, वहाँ पे 2 पुट कर दें, क्योंकि a क्या आया है 2, तो 2 पुट कर दें, प्लस b इज इक्वल टू 0। तो b यहाँ पे अपनी जगह पे, 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -2 आ गया। a आया 2 और b आया -2। लो जी, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी सी तवज्जो देनी है, थोड़ा सा ऐसे कह लें कि मुश्किल है, समझेंगे गौर करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा, नहीं समझेंगे तो फिर बहुत तकलीफ होगी आगे चल के। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x + 2 डिवाइड बाय 3 - x। ये हमें g ऑफ x फंक्शन दिया गया है, इसमें वो कहते हैं आपने डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना है। हालांकि अभी करके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कुछ चीजें आपके लिए न्यू हो सकती है। तो पहले डोमेन निकालते हैं। अब देखिए, डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है, तो मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो आपने कोशिश करनी है कि फंक्शन को अनडिफाइन नहीं होने देना। तो अब आप खुद सोचें, यहाँ x की जगह कौन सा ऐसा मैं एलिमेंट या नंबर लूं, रियल नंबर, जिसकी वजह से ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, तो वो नहीं आने देना, ताकि उसका पहले पता लगा ले। तो यहाँ पे क्या हो 3, अगर मैं यहाँ 3 पॉजिटिव ले लेता हूं तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी, समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी, फंक्शन तो अनडिफाइन हो गया, इससे हमने बचना है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 3 नहीं ले सकता, उसके अलावा जो मर्जी नंबर पुट करेंगे फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा। तो फिर वही मेरी डोमेन बन जाएगी कि वो रियल नंबर में है, लेकिन रियल नंबर में 3 नहीं आना चाहिए, 3 आ गया तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो वही बात लिख दें, देखें, डोमेन इज इक्वल टू आर रियल नंबर माइनस आगे क्या है 3, यानी कि इस आर में से इस 3 को निकाल दें, बाकी जितने भी रियल नंबर बनेंगे वो आप पुट कर सकते हैं, वो आपकी डोमेन बन जाएगी। बात समझ रहे, कितना आसान था। तो उसमें आर में से 3 निकाल दें, माइनस कर दें, मतलब निकाल दें, इसके अलावा जो भी नंबर पुट करेंगे फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा। करके देख लें, ये आपकी बन गई डोमेन। क्लियर।
अब आ जाए रेंज। रेंज मैंने लिखी है ये। अब बच्चे पूछते हैं सर ये -1 कैसे आया, कहाँ से आया। इसके लिए ना थोड़ा सा आपको एक स्टेप समझना पड़ेगा कि आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सही है, उससे पता चलेगा। तो ये देखिए, जो कुछ आपको फंक्शन गिवन है उसको आप y के इक्वल पुट कर दें, सही है, आउटपुट है ना हमारी y, f ऑफ x y के इक्वल था, तो वही चीज यहां पे देखें, g ऑफ x ये गिवन है ना, तो इस सारी चीज को ना बेटे y के इक्वल पुट कर दें। ये देखें, लेट करते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 2/3 - x है। अब यहां से हमें x निकालना है, ठीक है, उससे पता चलेगा रेंज का। तो ये देखें, y अपनी जगह पे, ये सारी चीज डिवाइड हो रही है, इधर आके y के साथ मल्टीप्लाई हो गई, x प्लस 2 अपनी जगह पे। अब इस y को 3 से मल्टीप्लाई किया 3y, फिर y को इसके साथ, तो xy आ गया, और x प्लस 2 एज इट इज। 3y ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस कर गया, ये माइनस का xy है, उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है यहां तक। अब 3y - 2, यहां से देखें दोनों में x आ रहे हैं ना कॉमन, x कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 1 + y। तो यहां से हमें x चाहिए, x को अपनी जगह पे रहने दें, ये 1 + y पूरी चीज, सही है, ये पूरा फैक्टर यहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये x निकल आया। अब सोचें कि अगर आपने x का फंक्शन या x की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होने देनी, तो फिर यहां पे कौन सा नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब भी हमें देखें डिनोमिनेटर में x की वैल्यू आ रही है, तो हमने यहां पे इसको x को अनडिफाइंड नहीं होने देना। तो फिर इसका मतलब y की जगह कौन सा नंबर मैं पुट करूं जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड हो जाए, वो नहीं आना चाहिए, ये पता लगाएं। तो देखें यहां 1 है, y की जगह -1 नहीं आना चाहिए। अगर -1 आ गया तो -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा, समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो उससे तो हमने बचना है, तो लिहाजा यहां -1 नहीं आना चाहिए। तो फिर यही हमारी क्या है, रेंज। तो फिर यहां -1 नहीं आना चाहिए, बाकी जो मर्जी नंबर आ जाए वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। तो फिर यही रेंज में लिख दें, देखें रेंज इज इक्वल टू, भाई आर में से निकाल दें, नहीं आना चाहिए क्या, -1। -1 यहां नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो वही बात यहां पे लिख दी है कि आर में से -1 निकाल दें, उसके अलावा जो मर्जी नंबर पुट करें वो आपकी रेंज होगी। बात समझ आई ना, तो ये आपकी डोमेन बन गई, रेंज बन गई। अब इसी बात को आप ये भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, इसके लिहाज से तो ये आपका आंसर है, ठीक है। एक और अंदाज भी है कि -इन्फिनिटी -1 प्लस इन्फिनिटी, के मतलब आप -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, देखना -1 से पॉजिटिव तक आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद लेकिन डोमेन में याद रहे कि वो 3 आएगा, रेंज की मैं बात कर रहा हूं, आउटपुट की। इसी तरह से -1 टू -इन्फिनिटी, तो इसी बात को हमने इस तरह से लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया, कि -1 से आप बेटे -इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं, और उसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी नंबर हो सकता है। तो एक दफा -इन्फिनिटी के साथ लिख दें, एक दफा -1 को पॉजिटिव इन्फिनिटी से लिख दें, तो ये आपका फाइनल आंसर है। चाहे यहां तक लिखें चाहे यहां तक छोड़ दें, आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रहे, लॉन्ग शॉर्ट हर लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। मैं यहां लिख देता हूं, लॉन्ग भी आ सकता है शॉर्ट भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस लॉन्ग के हैं, ठीक है ना। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सेकंड्स इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय द h ऑफ x 40 - 10x स्क्वायर। क्या कह रहे हैं, कहते हैं एक पत्थर है जिसको हमने एक सर्टन हाइट से नीचे की तरफ गिराया है। हाइट कितनी दे दी उसने, 60 मीटर, इतनी हाइट से एक पत्थर को नीचे गिराया गया है, ठीक है, वो ग्राउंड की तरफ जा रहा है। द हाइट h आफ्टर x सेकंड्स, यानी कि सेकंड्स, टाइम गुजरने के साथ साथ सेकंड्स में टाइम गुजरता चला जा रहा है, उसके हिसाब से आपने h को फाइंड आउट करना है कि 1 सेकंड के बाद कितनी हाइट होगी, सपोज करें 2 सेकंड के बाद कितनी हाइट वो अटेन कर लेगा, कवर कर लेगा, या बाकी कितनी पीछे बची होगी। इस तरह से आपने टाइम के गुजरने के साथ साथ हाइट कैलकुलेट करते जाना है। और फंक्शन हमें ये दिया गया h ऑफ x इज इक्वल टू 40 - 10x स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल काम है, जो टाइम हमें मेंशन करेगा वो पार्ट्स के अंदर, उसी के हिसाब से पुटिंग करते जाएं, आंसर आते जाएंगे x के। तो ये देखें पहला पार्ट कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, आपने हाइट कैलकुलेट करनी है जब x क्या हो 1 सेकंड, मतलब x को टाइम कह रहा है पहला सेकंड, जब पहला सेकंड गुजरे तो आपने हाइट बता देनी है कि उसने कितनी कवर कर ली स्टोन ने। फिर जब 1.5 सेकंड गुजरेंगे तो उसने कितनी हाइट कवर कर ली। इसी तरह से जब उसके 1.7 सेकंड गुजरेगा तो उसने कितनी हाइट या डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपने 3 स्टेप्स फाइंड आउट कर लेना है। फिर बी में क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि कितनी टाइम के बाद, कितनी देर के बाद जाके वो ग्राउंड को हिट करेगा। इतने इतने टाइम पे तो आपने उसको डिस्टेंस बता देना है, हाइट बता देनी है कैलकुलेट करके, लेकिन वो ग्राउंड को पत्थर जाके कब स्ट्राइक करेगा, कितने टाइम के बाद जाके स्ट्राइक करेगा, ये आपने दूसरा पार्ट उसका फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो बेटे सबसे पहले देखें जी, हमें एच चाहिए ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। मतलब ए पार्ट में कह रहा है फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकंड के लिए कितना स्टोन डिस्टेंस कवर कर चुका है वो हमने मालूम करना है। तो पहले फंक्शन लिखें एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 - 10, एक्स की जगह बेटे क्या लगा देंगे, ये वाला 1, तो ये 1 लगा दिया, ये मैंने फंक्शन लिखा हुआ है ना,
x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अभी हम बात कर रहे हैं फॉर x इज इक्वल टू 1। तो फिर ये देखें जी, इधर भी 1 आ जाएगा, तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 40 माइनस 10 30। इसका मतलब 1 सेकंड गुजरने के बाद वो 30 मीटर हाइट कवर कर चुका है या कैलेंडर डिस्टेंस कवर कर चुका है। उसके बाद अब बी पार्ट, फॉर x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड गुजरने के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा स्टोन। तो फिर वही फंक्शन में h, x की जगह 1.5, 40 माइनस 10, x की जगह 1.5 और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दें, ठीक है ना, यहाँ पुटिंग करते जाएंगे। तो अब 40 माइनस इसका स्क्वायर लें, 10 से मल्टीप्लाई करें, 22.5 आता है। तो इसको अगर आप 40 में से माइनस करें तो ये आता है 17.5, ये नहीं है 17.5 आता है, इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है जी यहाँ तक। उसके बाद सी वाला पार्ट, उसमें कह रहा है x इज इक्वल टू 1.7 पे बताएं, तो इतने सेकंड गुजरने के बाद, तो फिर h ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, x की जगह 1.7 लिख दें, उसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेके इसको सब मल्टीप्लाई करें तो 28.9 आता है, तो 40 माइनस 28.9 तो ये आता है 11.1 मीटर। चेक कर लीजिएगा ज़रा, ठीक है, चेक कर लेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया 1.7 सेकंड गुजरने के बाद। लो जी, आपका पहला पार्ट तो हो गया कि आपने ए बी सी के लिए डिस्टेंस बता दिए, 30 मीटर, 17.5 मीटर, 11.1 मीटर। अब सेकंड पार्ट में क्या था कि भाई कितने टाइम गुजरने के बाद वो पत्थर जो है वो ग्राउंड को जाके हिट करेगा, तो वो अपने टाइम भी कैलकुलेट करना है, और टाइम को वो क्या नाम दे रहा था स्टेटमेंट में, एक्स कह रहा था, तो वो एक्स निकालना है। तो उसके लिए आप कंडीशन पुट करेंगे कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, 0 के पुट करके एक्स निकाल लेंगे। तो व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करें, तो हमारा फंक्शन था 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल रख दें, तो यहाँ से x निकालना है। तो भाई ये माइनस का 10 एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 40 इज इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर बन गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, 10 इधर 40 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 4 दा 40, दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। ये देखें ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बन गया ना। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो बेटा ये अगले स्टेप में देखिएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले ली, इधर भी स्क्वायर रूट ले ली, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस करके 2 सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये क्या है, ये तो है टाइम, और टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, याद रखिएगा, टाइम इज नेवर नेगेटिव। तो टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, टाइम पीछे जा सकता है, कभी भी नहीं। तो इसीलिए हमारा आंसर सिर्फ +2 होगा, तो x इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये है आपका असल आंसर। मतलब 2 सेकंड गुजरने के बाद स्टोन जो है वो ग्राउंड को जाके हिट करेगा। क्लियर है? अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से पहले अभी हम डोमेन रेंज फाइंड आउट करके आ रहे हैं, ये भी उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी, आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कंसीडर द फंक्शन, ये हमें फंक्शन दिया गया है। पहला पार्ट में कह रहा है डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी डोमेन और रेंज आपने फाइंड आउट करनी है। तो पहले कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 है ना। अब डोमेन, एफ ऑफ एक्स के डोमेन निकालते हैं। बेटा ये तो सीधी इक्वेशन है, हमने स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आने देना और फंक्शन को अनडिफाइंड नहीं होना देना, तो उसके लिए तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू चाहिए। तो ये तो सीधी इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो मर्जी नंबर पुट कर दे, रियल नंबर, तो आंसर रियल नंबर में भी आएगा, रेंज उसकी रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगी। तो फिर डोमेन में आप लिख दें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन याद रहे ये ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, मतलब ये इन्फिनिटी नहीं पुट कर देना, इसके अंदर अंदर जो भी आपका रियल नंबर है वो आप पुट कर सकते हैं। सही है ना, ओपन ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये यूज नहीं हो रहे, इसके अलावा इसके अंदर अंदर जो भी आ रहे हैं, तो एक रेंज सेट हो गई एक तरह से। तो आर यहाँ पे क्या है बेटे, मतलब जो भी नंबर पुट करेंगे वो रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो वो मैंने लिख दिया इक्वल टू आर, तो वो आपका जो भी होगा वो रियल नंबर में ही नंबर एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से जो रेंज में आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा, तो वो भी आप लिख दें आर। तो ये आपकी डोमेन है, ये आपकी रेंज है। लो जी, पहला पार्ट हो गया। अगले पार्ट में क्या कह रहा है, इज द फंक्शन ऑफ 1 to 1 जस्टिफाई योर आंसर, कि भाई ये जो फंक्शन आया है ये 1 to 1 है कि नहीं है। ये देखें जी, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था स्टेटमेंट बेटे, क्या थी, इज द फंक्शन f 1 to 1, कि फंक्शन f 1 to 1 है, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए पहले जरा यहाँ पे डायग्राम देखें। लेट करते हैं कि हमारे पास ये सेट A है जिसमें कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो हमने लेट कर लिया x1 एंड x2 बिलोंग करता है A में, यानी कि x1 और x2 जो दो एलिमेंट हमने लेट किए हैं, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, C1 C2 कह लें, xy कह लें, जो मर्जी। मैं कह रहा हूँ x1 एंड x2 जो है ये दो एलिमेंट इस A से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे को डोमेन है f ऑफ x इज इक्वल टू y कह लें, ये आपका B बन गया। अब याद रहे, अगर आप x1 x2 ये दो एलिमेंट लेट कर रहे हैं, तो फिर इनका जो फंक्शन होगा वो एक दूसरे को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो फिर ये देखें, सच दैट f ऑफ
x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ये मेरी बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लेकिन अब मैं जब ये फंक्शन यूज करूंगा इक्वल रख के, तो यहां से मुझे ये चीज मिलनी चाहिए कि x1 x2 के बराबर आना चाहिए, तभी तो वेरीफाई होगा ना, तभी तो हम कह सकेंगे कि भाई ये वाकई ये 1 to 1 फंक्शन है। अगर आप इसका फंक्शन यूज कर रहे हैं तो फिर अगर x1 x2 यहां से आंसर नहीं निकलता, x1 x2 के बराबर नहीं आता, तो फिर ये कभी भी 1 to 1 नहीं होगा। अगर आ गया तो फिर 1 to 1 होगा। तो यही चीज लेके चलते हैं। ये देखें, देन शो दैट x1 इज इक्वल टू x2, इसको लें और आंसर आना चाहिए x1 x2, फिर इसका मतलब ये 1 to 1 फंक्शन है। तो फिर बेटा ये देखें, ये ना f ऑफ x1, तो हमें फंक्शन क्या दिया गया था, 3x - 5, 3x - 5, ये क्वेश्चन में दिया गया स्टेटमेंट में। अब जहां x है इसको देखते हुए x1 वहां लिख दें। तो ये देखें, x की जगह x1 आ गया माइनस का 5 इज इक्वल टू यहाँ x2 है, तो फिर x की जगह क्या आ जाएगा, x2, और ये आ गया आपके पास फंक्शन में क्या है, -5, तो ये -5 आ गया। पुटिंग कर दी। अब बेटे यहाँ पे देखें जरा, ये माइनस का 5, ये भी माइनस का 5, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, या कह ले ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक ही बात है। या फिर साइन अगर दोनों के सेम हो और दोनों एक दूसरे की साइड पे आ रहे हो तो वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्लियर। यहां से बचा 3x1, इधर से बचा 3x2, अब 3 इधर भी है इधर भी है तो कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो इसका मतलब भाई वाकई ये जो गिवन फंक्शन था ये 1 to 1 फंक्शन है, तो यहां पे लिख दें। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट में कह रहा है इज द फंक्शन f ऑन टू इफ द कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, यानी कि कोडोमेन सारे के सारे आपके पास जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे रियल नंबर में आ रहे हैं। लेकिन क्या ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन थी कि भी जो आपकी कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए, याद है ना। तो फिर यहां पे देखें बेटे, फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए हमें याद रखा हुआ है कि कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर होनी चाहिए, ये चीज सेटिस्फाई करनी है। तो गिवन कंडीशन देखें, गिवन कंडीशन में वो कह रहा है कि रियल नंबर एंड रेंज ऑफ गिवन फंक्शन इज आल्सो रियल, यानी कि डोमेन भी आपके पास क्या है, रियल, और रेंज भी क्या आएगी, रियल। तो वो दोनों क्या है, रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि फंक्शन ही बड़ा सिंपल था, 3x - 5, तो उसमें तो सिंपल इक्वेशन में जो मर्जी x की वैल्यू पुट कर दें रियल नंबर की, तो आंसर भी आपको रेंज में क्या, रेंज क्या मिलेगी, रियल नंबर में। तो हिंस f इज ऑन टू, तो लिहाजा फिर आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है, क्योंकि उसकी कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर आ जाएगी, वो भी रियल नंबर वो भी रियल नंबर। तो यहां तक आप छोड़ दें, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एक और मेथड है मैथमेटिकल, वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ फर्दर, यानी कि या ये मेथड से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड मेथड कि जो आपको फंक्शन दिया गया है 3x - 5, उसको y के इक्वल रखें, y इज इक्वल टू 3x - 5, तो यहाँ से आप x निकाल लें। तो बेटे ये देखें, 5 इधर आके प्लस हो गया, ये 3x, तो यहाँ पे x रहने दें, ये 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो x आपको मिल गया। अब देखें, ये तो बड़ी सिंपल, लेकिन यहाँ पे देखें 3 है नीचे, x है ही नहीं, y तो ऊपर गया हुआ है, तो इसका मतलब हमने अनडिफाइन नहीं होने देना। तो अब y की जो मर्जी वैल्यू पुट करोगे तो आपका रियल नंबर ही आएगा ना, तो इसका मतलब y इज रियल, सो x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो ये बात आप नीचे लिख देंगे कि y इज रियल, यहाँ पे जो मर्जी नंबर पुट करोगे रियल, तो आपको जो इसका आंसर मिलेगा x का, वो भी क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा, तो वो r से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है r से, वो रियल नंबर में ही आंसर आएगा ना मेरे पुत्र। ठीक है, तो अब यही चीज आप फंक्शन में ले जाएं कि जो x की वैल्यू वो पुट कर दें। तो ये देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था फंक्शन, 3x - 5, तो 3 लिखा, x की जगह ये वैल्यू लिख दें, माइनस का 5 लिख दें। अब प्रूफ हो जाना चाहिए कि ये y के इक्वल आना चाहिए, अगर y के बराबर आ गया तो इसका मतलब वाकई ये ऑन टू फंक्शन है। तो ये 3 से कैंसल, y + 5, ये माइनस का 5, तो +5 - 5 से कैंसल, आंसर y आ गया। तो देखें f ऑफ x क्या आ गया, y के इक्वल आ गया। तो पक्की बात है कि ये ऑन टू फंक्शन है, प्रूफ हो तो गया, और क्या चाहिए आपको कि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, और उसका अगर फंक्शन ले f ऑफ x तो वो उसके उलट y के इक्वल आना चाहिए। तो f ऑफ x देखो y के इक्वल आ गया है, तो फिर ये भी मेथड ठीक है। तो दोनों में से जो आपको आसान लगे आप वही कर सकते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, कुछ पार्ट्स होंगे, तो आप सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरह से अभी हमने पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया है। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लेट f r टू r, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर में आ रही है, रेंज भी रियल नंबर में आ रही है, बी डिफाइंड बाय द f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। पहला पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f ऑफ x। ये f ऑफ x गिवन है, इसकी डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। तो बेटे वही तरीका कि पहले f ऑफ x लिए लिख लें, अब आपने यहां गौर करना है कि भी x की कौन सा x का नंबर यहां पे पुट करूं जिससे फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, उससे बचना है।
तो यहाँ पे -1 नहीं आना चाहिए। अगर -1 आ गया तो वो इस +1 से कैंसिल हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी हो जाएगा, इससे बचना है। तो फिर ये देखिए डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, भाई -1 नहीं आना चाहिए ना, इसके अलावा जो मर्जी रियल नंबर पुट कर दें, आंसर आपको रियल नंबर में ही मिलेगा। तो फिर मैं लिखूंगा r -1, मतलब ये -1 इसमें से निकाल दो, ये -1 इसमें से निकाल दो, उसके अलावा बाकी जो मर्जी नंबर यहां पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा। वो आपका जो भी आंसर आएगा वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं पुट करना बस। तो इसको इसमें से r में से निकाल दो, तो ये आपकी डोमेन बन गई, बस उसी बात को लिख दिया है, सिंपल। अब रेंज क्या होगी, रेंज इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स की रेंज निकालने लगे, तो वो भी होगी, जो भी आंसर आएगा रियल नंबर में आएगा। लेकिन याद रहे उस रेंज को निकालने के लिए मैंने पीछे तरीका सिखाया है कि हमें एक एक्स का पहले फार्मूला बनाना होगा, एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, उससे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आ सकता है। तो फिर ये देखें फॉर रेंज, रेंज के लिए ऐसे आप साइड पे कर सकते हैं कि आपका जो फंक्शन गिवन था उसको y के इक्वल रखें, ये फंक्शन था उसको y के इक्वल रखें, यहां से x निकाल लें, तो ये चीज सारी डिवाइड हो रही है, इधर y के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू ये ऊपर वाली चीज आ गई, तो y को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर y को इससे किया, आगे वाली चीज वैसे, फिर ये एक्स वाई आ गया, ये 2x इधर आके माइनस हो गया, और ये y इधर जाके माइनस हो गया। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब यहाँ से देखें दोनों में x आ रहा है, x कॉमन ले लें, y -2 अंदर रहेगा और ये एज इट इज, यहाँ से x अपनी जगह पे, ये सारी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी, ये x मिल गया। यहाँ से पता चलेगा रेंज का। अब देखें फंक्शन अनडिफाइन नहीं होने देना, तो y की यहाँ क्या वैल्यू लूँ कि फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। तो भाई यहाँ y के लिए 2 नहीं आना चाहिए, अगर +2 आ गया तो वो +2 इस -2 से कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा, समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी, तो x क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इससे तो बचना है, तो यहाँ +2 नहीं आना चाहिए। तो वही बात आप यहाँ लिख दें कि भाई रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू r में से 2 को निकाल दो, ये 2 नहीं आना चाहिए, इसके अलावा जो मर्जी आप नंबर पुट करेंगे वो रेंज में आपका लाई कर रहा होगा। यहां जो मर्जी पुट करेंगे -1 के अलावा, उससे जो भी आंसर आएगा रेंज में वो भी रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 2 के अलावा, 2 के अलावा जितने भी नंबर आएंगे वो आपके रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे और वो आपकी रेंज होगी। तो यहां तक ये आपका आंसर है। तो रेंज को निकालेंगे आप इस तरह से, ठीक है, और डोमेन में आप फटाफट इस फंक्शन के लिहाज से देख के मेंशन कर देंगे, कितना आसान था। अब आ जाए जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है डिटरमिन वेदर एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, यानी कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमने अभी बताया है कि को डोमेन जो है वो रेंज के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपका सेट बी हो उसमें अगर ये 1 2 3 तीनों यूज हो रहे हो, तो इसका मतलब फिर को डोमेन जो है वो रेंज के बराबर होगी। ये सेट ए है, ए बी सी, और ये सेट क्या है बी, तो जो को डोमेन होगी ना उसके सारे के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, तो फिर इसका मतलब होगा को डोमेन जो है वो रेंज के बराबर है। तो फिर एज गिवन कंडीशन, कंडीशन में उसने पहले हमें बता दिया, उसके मुताबिक हम कह देंगे कि को डोमेन इज रियल, को डोमेन इज रियल। बेटे देखें ना यहाँ पे, ये देखें R to R, डोमेन भी रियल नंबर में, रेंज भी रियल नंबर में, तो जब रेंज रियल नंबर में आ रही है तो को डोमेन भी तो रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगी ना, तो वही बात लिख दिया, को डोमेन इज रियल बट रेंज इज R-2, यानी कि रेंज में देखो, रेंज में ये 2 के अलावा वो सारे नंबर रियल कहलाएंगे, 2 नहीं होगा, उसमें 2 नहीं आना चाहिए। तो फिर इसका मतलब सारे के, जहां को डोमेन में सारे रियल नंबर आ रहे हैं उसी तरह से रेंज में भी सारे रियल नंबर आने चाहिए थे, तब आपका ये ऑन टू फंक्शन होता। रेंज की बारी पे आप कह रहे हैं कि नहीं सारे रियल नहीं, उसमें से 2 निकाल दो, तो फिर इसका मतलब ये दोनों बराबर तो ना हुए ना। जब दोनों बराबर नहीं है तो हम कहेंगे सो गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। बात समझ आई ना, कैसे क्लियर कर दिया। थर्ड पार्ट देखें, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1, कि ये जो हमें गिवन फंक्शन था ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में, वो आप प्रूफ करें कि 1 to 1 है, प्रूफ करें। तो फिर यहां पे देखें हम वही तरीका लेट करेंगे कि हमारा सेट ए में से 2 एलिमेंट x1 x2, फिर सच दैट उनका फंक्शन बराबर रखेंगे। फंक्शन ये देखें बराबर कर दिया, x1 की वैल्यू पुट कर दें, यानी कि ये जो आपके पास फंक्शन था ना गिवन, ये वाला जहां x नजर आ रहा है वहां एक दफा x1 पुट करेंगे और f2 के लिए वहां पे 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे x1 है तो 1 1 पुट कर दें, यहाँ 2 है तो 2 2 पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पे पुटिंग हो गई, यहाँ देखें 1 है तो 1 1 पुटिंग कर दें, यहाँ 2 था तो 2 2 पुटिंग कर दें गिवन फंक्शन में। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है ना, इस तरह से। तो नेक्स्ट मैं आपको इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला स्टेप दिखाता हूँ। ये देखें जी, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की,
अब इसको आप आपसे मल्टीप्लाई कर दें, 2x1 को x2 से करेंगे ये आएगा, 2x1 को फिर 1 से करेंगे ये आएगा, फिर -3 को इसके साथ करेंगे ये आएगा, फिर -3 + 1 तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसको इसके साथ, इसको फिर इसके साथ, फिर -3 को इसके साथ, फिर -3 को 1 के साथ, तो ये आ गया। अब बेटे देखें जो कुछ कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट कर दें। ये 2x1 x2 है प्लस का, ये भी प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखें ये -3 है, ये भी -3 है, दोनों साइड पे ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेंगे ये दो चीज़ें और यहाँ से बचेंगी ये दो चीज़ें, लिख दी। अब देखें 2x1, ये जो x1 माइनस का है इस साइड पे आके प्लस हो गया, और ये -3x2 है तो ये इधर जाके प्लस हो गया, यानी कि 2 वाले अलग कर दिए, 1 वाले अलग कर दिए। क्लियर। अब ये 3 + 2 5 हो गया, ये भी 3 + 2 5 हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, x1 x2 के बराबर आ गया ना, तो फंक्शन लेके चले थे और उसके बाद जो नंबर हमने एलिमेंट लेट किए थे वो आपके प्रूफ हो गए, वो एक दूसरे के बराबर आ गए, तो भाई ये फिर आपका फंक्शन है, ये प्रूफ हो गया। उसने ये तो कहा था कि प्रूफ करें आप, तो ये प्रूफ हो गया। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसी तरह से ये भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हल्का सा यहाँ पे चेंज आएगा फंक्शन के लिए। क्या कह रहा है, कंसीडर द फंक्शन एफ आर रियल नंबर पॉजिटिव टू रियल नंबर, यानी कि डोमेन भी रियल नंबर में आ रही है, रेंज भी रियल नंबर में आ रही है पॉजिटिव में, डिफाइंड बाय द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -x, ये आपका फंक्शन है। शो दैट एफ ऑफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब वही है 1 to 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, दोनों को आप सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो पहले देखें, लेट करेंगे x1 x2 सच दैट, यानी कि ये दोनों एलिमेंट किसी सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर फंक्शन को बराबर रख दें, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, अभी तो किया है, 2-3 सवाल करके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे देखें x1, तो फंक्शन क्या है e की पावर -x, तो जहाँ x है वहाँ पहले 1 लिख दें, तो ये इसका आ गया। फिर इधर 2 है तो इधर भी क्या आएगा, 2 आएगा, बराबर रख दिया ना, तो प्रूफ करेंगे कि ये x1 x2 के बराबर आना चाहिए, फिर इसका मतलब ये 1 1 है, ठीक है ना। तो फिर ये देखें जी, e की पावर -x1 इज इक्वल टू e की पावर -x2 बन गया। अब अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, ये पावर लॉ आपको पढ़ाया था शुरू में, ठीक है, छोटी क्लासों में 9th में भी आप पढ़ के आ रहे हैं। तो यह है पावर लॉ, बेस सेम तो पावर भी एक दूसरे की क्या होगी, इक्वल, तो पावर इक्वल रख दें क्योंकि बेस सेम है। तो -x1 इज इक्वल टू -x2 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू xt, लो जी प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 1 ये तो है, फंक्शन 1 1 तो है। दूसरा हमने करना है फॉर ऑन टू, तो ऑन टू के लिए आपको बताया है को डोमेन रेंज के बराबर होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो गिवन को डोमेन बिलोंग कर रही है रियल पॉजिटिव से, ये देखें ना यहाँ पे डोमेन भी और को डोमेन भी, ये तो रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रही है, तो पहले लिख दें कि गिवन कंडीशन क्या है, को डोमेन बिलोंग कर रही है पॉजिटिव रियल नंबर में, तो यही चीज़ आपका क्या होगी, फंक्शन। तो फिर आप इसको कह सकते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, e की पावर -x, यहाँ लिख दें e की पावर -x। अब इसको किसी न किसी तरीके से नीचे लेके आना है, तो नीचे लेके आने के लिए हम क्या लेंगे, नेचुरल लॉग, तो इधर भी नेचुरल लॉग इधर भी नेचुरल लॉग, से लॉग नहीं लेना, ठीक है ना, वो एंटी लॉग को खत्म करने के लिए, लॉग एंटी लॉग के लिए आता है। यहाँ पे e है e, तो उसके लिए नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू, अब नेचुरल लॉग आ चुका है ना, तो जो कुछ पावर में है वो पहले आ जाएगा नीचे, तो -x पावर में है, -x शुरू में आ जाएगा, आगे नेचुरल लॉग e आ गया। कैलकुलेटर पे नेचुरल लॉग e लिखें, आंसर 1 आएगा, नहीं तो याद रख लें कि नेचुरल लॉग e 1 के बराबर होता है, ये 1 आ गया। तो बेटे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही -x रहेगा, तो माइनस को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग y आ गया। यहां तक क्लियर है, x आ गया ना। अब जब आपके पास x आ गया है तो वही तरीका कि f ऑफ x लेके उसमें y की वैल्यू पुट करके, या इसी x की कर ले, यह ज्यादा बेहतर है, इसी x की वैल्यू को पुट करके आपने आंसर निकाल लेना और बता देना है कि भाई f ऑफ x जो है वो y के इक्वल आया है कि नहीं आया, तो वो चीज फिर आगे लेके चलते हैं। अगर y के बराबर आ गया f ऑफ x तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये ऑन टू फंक्शन है, अगर ना आया f ऑफ x y के बराबर तो फिर ये नहीं होगा। तो ये देखें, ये आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे, माइनस नेचुरल लॉग y। अब यही चीज़ आप फंक्शन में पुट करेंगे तो f ऑफ x आपका y के इक्वल आना चाहिए, तो x इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग y बिलोंग कर रहा है रियल पॉजिटिव नंबर में, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f, x की जगह ये वाली वैल्यू लिख दें, माइनस नेचुरल लॉग y, ठीक है यहाँ तक बेटे। अब देखिए यही फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन था जी f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर -x, तो इसको फिर इक्वल रखें, इधर e आ गया, ऊपर क्या है माइनस, ये माइनस आ गया, आगे क्या है x की जगह लिख दें माइनस नेचुरल लॉग y, ये वाला क्लियर है। अब बेटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नेचुरल लॉग y e की पावर नेचुरल लॉग y।
अब नेचुरल लॉग और ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा। तो देखें एफ ऑफ एक्स आ गया ना y के बराबर, जो कि बिलोंग करेगा रियल पॉजिटिव नंबर में। यही तो हमें चाहिए था ना कि एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल आना चाहिए, तो वो आ गया और वो y पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो हिंस कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो फिर कोडोमेन रेंज के बराबर हुई। सो f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। तो अगर ऑन टू भी है और 1 1 भी है तो फिर ये क्या बन गया, बाइजेक्टिव बन गया। तो सो एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। लो जी, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सेम इसी तरीके से जैसे फॉर ऑन टू के लिए हमने प्रूफ किया, यहाँ पे भी वही चीज होगी। देखें क्या कहता है, लेट जे आर टू आर, यानी कि डोमेन भी रियल नंबर में और रेंज भी रियल नंबर से बिलोंग कर रही है, बी गिवन बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x। ये हमें जी ऑफ एक्स का फंक्शन दिया गया है। डिटरमिन इफ जी ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव। अब इंजेक्टिव का मतलब क्या है, वही 1 1 एंड सरजेक्टिव मतलब वही ऑन टू, वही बात कर रहा है जो अभी क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा था। तो 1 1 ये भी आपने करना है और कोडोमेन रेंज के बराबर है, ये अगर प्रूफ कर लेते हैं तो वो ऑन टू बन जाएगा। तो यही आपका फिर क्या अप्लाई जाएगा, सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव। तो फिर बेटा ये देखें, मैंने इसके दो तरीके हैं। एक तरीका यही है जो क्वेश्चन नंबर 10 में आपने किया है, ये सारा तरीका ऑन टू के लिए और इस तरह से 1 1 के लिए। तो आपको ऑन टू में थोड़ी सी अगर मुश्किल हो रही है तो इसका एक और तरीका बताता हूँ। थोड़ा सा है वो, कह लें कि कंसेप्ट आप बड़ी क्लास में आके पढ़ेंगे, लेकिन मेथड बड़ा आसान है। बहरहाल आपको आना चाहिए, दोनों आने चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सेकंड मेथड से बता देता हूँ, वो है डेरिवेटिव का। तो ये देखिए इजी मेथड सेकंड कैसे इजी है कि पहले जो आपको फंक्शन दिया गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। थोड़ी सी तवज्जो देंगे समझ आ जाएगा, लेकिन है ये बहुत आसान मजेदार मेथड है। पहले ना इसका आप डेरिवेटिव ले। अब डेरिवेटिव क्या बला होती है, तो ये आपके लिए न्यू चीज़ है, लेकिन आप सेकंड ईयर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप जितना बता रहा हूँ उतना याद रख लें, सिर्फ एक स्टेप याद रखना है। डेरिवेटिव ये है कि डी एक्स के लिहाज से ना इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अब ये पावर में है ना, तो पावर पहले आ जाएगी, फिर पावर में से एक माइनस करके लिख दें। देखें पावर में 3 है, ये 3 पहले आ गया, फिर इसी पावर में से एक माइनस कर दें, 3 - 1 2 बचेगा, तो एक्स का स्क्वायर बन गया। वो देखें ये एक्स का स्क्वायर आ गया। ये मैं पहला डेरिवेटिव ले रहा हूँ। जब पहला डेरिवेटिव लेते हैं तो इसके फंक्शन के ऊपर प्राइम आ जाता है। इस प्राइम का मतलब है, डैश का मतलब है डेरिवेटिव पहला ले रहे हैं। तो ये देखें इसका ले लिया डेरिवेटिव। आगे देखें ये माइनस, ये माइनस, एक्स के साथ जो कुछ है, क्योंकि एक्स के विद रिस्पेक्ट हम ले रहे हैं तो डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाएगा, लिहाजा 3 बचेगा, तो वो 3 आ गया, इधर मैंने 1 लिख दिया। अब ये आपका डेरिवेटिव आ गया जी प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि पहला डेरिवेटिव इसका लिया है और वो आया है 3x² - 3, ये वाला 3x² - 3। अब ये डेरिवेटिव आ चुका है। अब बड़ा काम आसान हो गया, बस यही स्टेप समझना था, ठीक है ना। तो अब देखें यहां पे ना जी ऑफ प्राइम एक्स को हमने 0 के बराबर रखना है और एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो फिर जी प्राइम ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव का जो फंक्शन आया है जी ऑफ एक्स, इसको आपने 0 के बराबर रख देना है। तो इस सारे की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा, ये 0 आ गया इस सारे की जगह। आगे क्या है 3x² - 3, तो ये देखिए 3x² - 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसकी जगह मैंने 0 लिख दिया। क्लियर। अब यहां से x² चाहिए, तो बेटा ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा और ये 3 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/3 बन गया। यहां से बचा x², वो ये रहा। तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ली कैंसिल हो जाएगा। यहां से बचा सिर्फ 1। 1 की स्क्वायर रूट क्या होती है, +-1। ठीक है, 1 नहीं होती है ना स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस करके लिख देंगे x इज इक्वल टू +-1। मतलब ये जो x इज इक्वल टू +-1 आया है, यहां से आप इंटरवल बना लें +1, यानी कि यहाँ पे आप रियल नंबर पुट करेंगे 1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसका, फिर से रियल नंबर ही आएगा ना। सिंपल तो इक्वेशन है। तो फिर ये आप 1 से इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो पहला ये बन गया, देखें 1 से इन्फिनिटी, तो ये 1 आगे इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। इसी तरह से -1 की अगर बात करेंगे तो वहां से फिर माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये दूसरा आपके पास आ गया -1 से -इन्फिनिटी तक। और फिर देखें +-1 है, तो इसके बीच में, तो बीच में क्या होगा 0, तो ये देखें 1 और ये -1, तो -1 + 1 के बीच में क्या आएगा 0, तो ये आपका तीसरा बन गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर ले लें आप, सही है, लेकिन ये याद रहे कौन सी ब्रैकेट है, ओपन, मतलब ये नहीं लेना ये नहीं लेना, इनके बीच में कोई भी ले सकते हो। तो इनके बीच में क्या आ रहा है -2 -3, ये आप ले सकते हैं। तो मैं ना इस इक्वेशन नंबर 1 में यहां से कोई एक नंबर लेता हूं, -2 लेता हूं। तो यहां देखें x है तो -2 पुट किया, आगे x है तो -2 पुट किया, आगे -3 × x है तो x की जगह -2 पुट किया।
अब सॉल्व करें, ये माइनस क्यूब के ऊपर रहेगा तो 2 2 4 4 टू द 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 6 माइनस का 2 आ गया। तो एक आपका आंसर ये आ गया यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ये आंसर आ गया। अब आ जाए इधर, इन दोनों के बीच में क्या नंबर है, 0, तो 0 पुट कर दें यहाँ पे इक्वेशन 1 में। तो ये x है, 0 पुट किया, इधर x है तो 0 पुट किया, आगे x है तो यहाँ 0 पुट किया, भाई 0 0 0 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 आ गया, ये दूसरा आंसर आ गया। अच्छा तीसरा, यहाँ से भी कोई एक नंबर ले सकते हैं इन दोनों के बीच में, तो वो 2 ले लेते हैं, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी है ना, तो 2 3 4 जो मर्जी ले लें, तो हम 2 ले लेते हैं। 2 लिया, यहाँ पुट किया इक्वेशन 1 में, फिर x की जगह भी 2 पुट किया, आगे 3 माइनस 3 इंटू एक्स है 2 पुट कर दिया, तो 8 बन जाएगा, माइनस का 6 आ गया, 8 माइनस 6 आंसर 2 आया। अब यहाँ देखें ये प्लस का 2 आया। यहाँ से आपने क्या देखना है, क्या सीखना है, देखिए आप यहाँ पे गौर करें कि सेम सीक्वेंस नहीं आ रहा, यानी कि ना तो सारी वैल्यू पॉजिटिव चलती जा रही है और ना ही सारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ये अगर सारी पॉजिटिव होती या सारी नेगेटिव होती फिर तो ये आपके पास इंजेक्टिव होता, लेकिन यहां देखें कभी नेगेटिव में आ रही है, कभी 0 हो रही है, कभी पॉजिटिव में आ रही है, सेम नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम कह देंगे कि ये हमारा इंजेक्टिव नहीं है, ये है इंजेक्टिव की निशानी। एक तरीका क्वेश्चन नंबर 10 में सिखा दिया कि आप प्रूफ करेंगे f of x1 इज इक्वल टू f of x2 रख के देखें x1 आता है कि x2 के बराबर कि नहीं आता, अगर आता है तो वो आपका है, अगर नहीं आता तो फिर बराबर नहीं होगा, फिर वो आपका 1 to 1 नहीं होगा। लेकिन दूसरा तरीका ये था, ये भी आपको आना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे किया है कि सिंपल पहले इसका डेरिवेटिव ले, यहाँ से आपने डेरिवेटिव ले लिया, g ऑफ एक्स प्राइम एक्स को यहाँ पे 0 पुट करें, यानी कि जो डेरिवेटिव लिया उसको 0 के इक्वल रखें, यहाँ से x निकाल लें, x जैसे ही निकलेगा इस तरह से इंटरवल सेट हो जाएंगे, ठीक है, 3 इंटरवल सेट हो गए, इसी से आए हैं। फिर आप इन दोनों के बीच में कोई नंबर लें, उसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करके आंसर निकालें, फिर इन दोनों के बीच का नंबर लें, वो यहाँ पुट करके आंसर निकालें, फिर यहाँ से कोई बीच का नंबर लें, यहाँ पुट करके आंसर निकालें, देखें कि वो आंसर सारे पॉजिटिव में आ रहे हैं, सारे नेगेटिव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर सारे पॉजिटिव है, सारे नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये आपका 1 to 1 है। अगर मिक्सअप खाता चल रहा है तो फिर आप कह देंगे कि ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो फिर ये देखें g ऑफ x इज नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि हमारा यहाँ पे आंसर डिफरेंट आ रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। आसान था ना ये मेथड भी, तो 2 मेथड आपको करा दें, जो आपको अच्छा लगे वही आप लेके चलें, ये ज्यादा आसान है, मुझे ये अच्छा लगता है। अब है जी उसने कहा था एंड सर्जेक्टिव, कि यह फंक्शन सर्जेक्टिव है कि नहीं है। तो सर्जेक्टिव के लिए मतलब ऑन टू के लिए कंडीशन हमने बता दी थी कि कोडोमेन रेंज के बराबर होनी चाहिए, तो फिर वो ऑन टू फंक्शन होगा। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो फिर वो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे देखें g ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x है ना, तो इसमें जो डोमेन आपके पास आई है g ऑफ एक्स की वो क्या है, रियल नंबर, कोई भी नंबर पुट करेंगे आंसर रियल नंबर आएगा, ना तो यहाँ स्क्वायर रूट है ना ही डिनोमिनेटर है, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे जो मर्जी रियल नंबर आप पुट करें तो डोमेन आपकी रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह से रेंज g ऑफ एक्स की क्या होगी, वो भी रियल नंबर, जो पुट नंबर करोगे आंसर क्या आएगा, रियल नंबर, तो वो रेंज भी क्या आ गई, रियल नंबर। तो लिहाजा वो जो आपकी रेंज आई है वो फिर क्या है, कोडोमेन के इक्वल है, तो कोडोमेन रेंज के इक्वल है ना, देखो ये भी रियल ये भी रियल, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये आपका सर्जेक्टिव है, तो ये आपका सर्जेक्टिव है, लिहाजा ये आपका ऑन टू फंक्शन है। लो जी, ये था क्वेश्चन नंबर 11।